हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो प्रथम प्रक्रिया क्या होती है पृथ्वी की, कि जो पृथ्वी है वो अपनी अंदर की जो उसकी गतिविधियां होती रहती है पृथ्वी के अंदर, उसके कारण उसकी सतह कई बार ऊपर उठ जाती है और कई बार नीचे की तरफ धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, यानी कि बाहर वाली प्रक्रिया जिसे कहेंगे, वो क्या है? स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया को बाह्य प्रक्रिया कहा जाता है। अपर्दन, चलिए देखते हैं अपर्दन क्या है। पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना, मतलब पृथ्वी की सतह जब टूट टूट कर घिसने लगती है तो उसे अपर्दन कहा जाता है। और वही निक्षेपण किसे कहा जाता है? अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाना, मतलब जब पृथ्वी टूट टूट कर घिसने लगती है और उसकी जो अपर्दन होता है, उसकी क्रिया के द्वारा जो सतह जब नीची होने लगती है तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है? जल जब, मतलब फ्रेंड्स, जैसे बहुत तेज़ बहाव में जब पानी आता है तो वो भी ज़मीन को या पृथ्वी को तोड़ता है धीरे धीरे करके, तो इस कारण भी होता है ये। वायु, मतलब जब हवा तेज़ हवा से एक जगह से कोई मिट्टी या रेत बहकर उड़कर दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ जमा हो जाता है, उसके कारण भी ये चीज़ें होती हैं। पहाड़ी, चलिए देखते हैं पहाड़ी क्या है। वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है उसे पहाड़ी कहा जाता है। मतलब जो भाग आसपास की नॉर्मल भूमि से थोड़ा ऊंचा उठा होता है उसे पहाड़ी कहा जाता है। ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पर इस तरीके से। अब पर्वत देखते हैं किसे कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। मतलब जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी, जैसे ये दिखाया गया है यहाँ पर, और खड़ी ढाल वाली इस तरीके से जो होगी उसे पर्वत कहा जाएगा। पर्वत श्रृंखला, कई सारे पर्वतों का समूह एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। मतलब कई सारे पर्वतों का जो ग्रुप होगा वो एक ही लाइन में क्रम में व्यवस्थित होगा, उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। वहीं श्रेणी किसे कहा जाता है? जब एक की बात करेंगे, मतलब जब पर्वत श्रृंखला है, जैसे बहुत सारे पर्वत हैं और उसमें हम सबकी बात ना करें, किसी एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो उसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अब दर्रा किसे कहते हैं? पर्वतों के बीच का भाग, मतलब फ्रेंड्स जैसे पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है जिस तरीके से, इस तरीके से, तो उसे दर्रा कहा जाता है। पर्वतों के बीच के भाग को दर्रा कहा जाता है। और घाटी किसे कहते हैं? दो श्रेणियों के बीच का भाग, मतलब दो श्रेणियाँ जैसे ये है तो इनके जो बीच का ये एरिया होगा, ये इसे घाटी कहा जाता है। पठार, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो उसे पठार कहा जाता है। डेल्टा, यह नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ पर किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है तो उसे डेल्टा कहा जाता है। हिमानी, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, ये सब एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी देखते हैं एक बार और। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, ये कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? यूरोप, एशिया तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलीत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? एक बार और देखते हैं। 3 प्रकार के, वलीत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। चलिए अब आगे देखते हैं हम। वलीत पर्वत, हिमालय, आल्प्स, ये सब कौन से हैं? ये वलीत पर्वत है। कौन कौन से? हिमालय और आल्प्स।
सतह इनकी कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, और इनका शिखर कैसा होता है, शंक्वाकार शिखर के होते हैं, वलीद पर्वत जो होते हैं ये। अच्छा, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलीद पर्वत श्रृंखला है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे पुरानी वलीद पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह है अरावली श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशिया, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। यह बहुत पुराने वलीद पर्वत है। तो ये वलीद पर्वत के बारे में देखा था हमने अभी। चलिए भ्रंशोत पर्वत देखते हैं क्या है। ये चित्र दिखाया गया है फ्रेंड्स, इसे समझने की कोशिश करेंगे एक बार हम। जब धरातल पर दबाव पड़ता है, पृथ्वी के बीच का भाग उसी स्थिति में रहता है। मतलब जब धरातल पर दबाव पड़ता है और पृथ्वी के जो बीच का भाग है ये उसी स्थिति में रहता है, तथा किनारे वाले भाग नीचे बैठ जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो बीच वाला भाग है ये तो उसी स्थिति में है, लेकिन ये जो किनारे वाला भाग है ये नीचे की तरफ धंस गया है, तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है ऐसे में। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण क्या है, ये है भारत का सतपुड़ा पर्वत, इसका उदाहरण है। किंतु जब किनारे के भाग स्थिर रहते हैं, बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है, तो धरातल पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो जब किनारे वाले भाग तो स्थिर रहते हैं अपनी ही जगह पर, लेकिन जो बीच वाला भाग है वो जब ऊपर उठ जाता है इस तरीके से, तो धरातल पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो जो धरातल है वो क्या करता है, वो पर्वत का रूप धारण कर लेता है, जिसे हॉस्ट पर्वत कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर रैंप दिखाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रैंप दिखाया गया है, ये चीज़, और इसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। जब बीच वाला भाग नीचे धंस जाता है और किनारों वाला भाग उसी स्थिति में रहता है तो उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। चलिए देखते हैं एक बार और हम। जब धरातल का बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो द्रोणिका भ्रंश, इसे ही भ्रंश घाटी और ग्रोबेन भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है, और किनारे वाले भाग उस समय पर क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, नर्मदा और तापी नदी। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेल पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेल पर्वत। जब बीच का भाग स्थिर रहता है और किनारे के भाग ऊपर उठ जाते हैं, तब रैंप घाटी का निर्माण होता है। देखिए जैसे कि हमने देखा था अभी, किनारे के भाग जो है वो ऊपर उठ जाते हैं और बीच का भाग जब धंस जाता है तो किसका होता है, रैंप घाटी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी जो है रैंप घाटी से होकर गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब चलिए ज्वालामुखी पर्वत देखते हैं हम क्या है। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत, और कौन कौन से हैं, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूशिदामा पर्वत जो है, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। पठार, भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और कितना है ये, 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी, तिब्बत के पठार की। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो सोने और हीरे के खनन कहाँ पाए जाते हैं, वो अफ्रीका के पठार में पाए जाते हैं। और वहीं भारत में छोटे नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात के उदाहरण छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात।
तो ये क्या है, पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात के उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं वे? छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडुरु प्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, मतलब एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है ये। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।